हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सूप। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू का सेट नंबर 3। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्यों कॉर्निया प्रत्यारोपण आसान और अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्निया है, हम लोगों की आंखों में जो कॉर्निया होता है वही क्यों अधिकतर ट्रांसप्लांट किया जाता है और ईजी वे में, ये पूछ रहा है। वाइडली यूज्ड, तो कॉर्निया क्यों इस वजह से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, क्योंकि कॉर्निया जो है वो क्या होता है, ब्लड लेस होता है। ब्लड ब्लड लेस यानी कि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं कॉर्निया वाले पार्ट में, इसी वजह से आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्निया आसानी से उपलब्ध है। कॉर्निया रक्त वाहिकाओं से नहीं जुड़ता, कॉर्निया रक्त वाहिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि बी जो है इसका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, कॉर्निया में जो है वो रक्तवाहिका नहीं पाई जाती, इस वजह से वो आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और अगर आई की बात करें, आई के बारे में और भी क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि स्टडी ऑफ आइज क्या कहते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी। आंखों के अध्ययन को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और आई में एक टीयर ग्लैंड होती है। टीयर ग्लैंड मतलब कि जो आंसू जिससे निकलते हैं वो वाली ग्रंथि, तो उसका नाम क्या होता है, लेक्राइमल लेक्राइमल ग्रंथि। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आंखों में जो आंसू आते हैं वो क्या होते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, वहाँ से निकलते हैं आंसू। ठीक है, और जो इमेज है, आँख में जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे बनती है, वो बनती है रेटिना में। रेटिना रेटिना में बनती है क्या, जो इमेज है, और बनती कैसी है, रियल रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक व एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, और कॉर्निया ये रेटिना पे इमेज बनती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई में जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, जो हम लोग कुछ भी देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक, और टीयर ग्लैंड पाया जाता है, और आंखों में एक लाइजोजाइम लाइजोजाइम जो है एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम ये किसके लिए पाया जाता है, ये पाया जाता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मतलब कि आंखों में एंटी बैक्टीरिया को मारने के लिए ये वाला एंजाइम जो है वो पाया जाता है। और अगर आंखों का कलर की बात करें, कलर जो आंखों के रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, आइरिस के कारण होते हैं, आइरिस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये भी आप जो साथ में बताता हूँ उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ना कि जो ये लिखा है वो एज इट इज़ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनसे जो साथ में बताता हूँ उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और अगर आई के बारे में देखें तो अगर आई के बारे में और भी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाद में देखेंगे, और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डज ब्लीडिंग अकर्स थ्रू द नोज इन हाई माउंटेन्स रीजन। इसका मतलब क्या है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव क्यों होता है। मतलब कि जब हम लोग हाइट पे या पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, नाक से खून निकलने लगता है, वो क्यों निकलने लगता है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि जैसे कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ फ्लो रहता है हमेशा लिक्विड का। अब जैसे कि हम देखते हैं ब्लड, तो ब्लड का भी फ्लो यही होगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे जमीन पे हैं, ये क्या है, लैंड यानी कि जमीन। अब हम लोग फिर ऊपर गए तो यहाँ पे जो है पहाड़ों के पास यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर 1 atm है ना, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायु दाब कितना, 1 atm, और ऊपर गए तो वायु दाब में क्या हो गया, कमी हो गई। मतलब यहाँ पे जो आसपास जो प्रेशर लग रहा था, जैसे बॉडी है, ये कोई मान लेते हैं इंसान है, ठीक, इसकी बॉडी में जो आसपास से प्रेशर लग रहा था
वायुमंडलीय दाब वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द, जब हम लोग पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ से। जैसे यहाँ पे भी कोई इंसान मान लेते हैं, अब इसका यहाँ पे ये कम प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या हुआ कि ब्लड बॉडी का जो प्रेशर है वो यहाँ पे और यहाँ पे समतुल्य था, मतलब कि ऐसा था कि कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ऊपर गए तो क्या हुआ, बाहर का प्रेशर तो कम हो गया लेकिन बॉडी का प्रेशर वही रहा। तो क्या हुआ कि बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इंक्रीज एट द हाई एल्टीट्यूड, ये होगा, या ए ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेज एट द हाई एल्टीट्यूड, द ब्लड प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लेन, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन कैपिलरी इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है, ऊंचाई पर दबाव मैदानी इलाकों की तुलना से अधिक नहीं कम होता है, ये भी गलत हो गया। कोशिका में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच इज नॉट द हेरिडेटरी डिजीज, यानी कि कौन सा जो है वो वंशानुगत रोग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो वंशानुगत मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है उस रोग को क्या कहते हैं, हेरिडेटरी डिजीज, यानी कि वंशानुगत, कि उनके वंश में था तो उनके फिर जो भी बच्चे हुए उनको हो गया, उनके बच्चे हुए उनको, मतलब कि ये पीढ़ी टू पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है। तो ये पूछा है कौन सा जो है इनमें से जो नहीं है, जो हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। तो थैलेसीमिया तो हेरिडेटरी डिजीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्लड होता है, जिसको थैलेसीमिया होता है उसको, उसमें क्या कमी होती है कि उसके ब्लड में क्या नहीं होता है, ग्लोबिन नहीं होता है, ग्लोबिन। और ग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, ग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है, हीम वाला पार्ट होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है, और जो क्या करता है, आरबीसी का कलर रेड भी प्रोवाइड करता है। और ग्लोबिन इसमें क्या होती है, प्रोटीन, ग्लोबिन होती है प्रोटीन। तो ये चीज प्रोटीन जो नहीं होती है जिस व्यक्ति को थैलीसीमिया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो मतलब हेरिडेटरी डिजीज है। और उसके बाद देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस भी, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस लोग हैं वो भी क्या है, हेरिडेटरी डिजीज है। और इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर जो है वो व्यक्ति नहीं देख पाता है, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हेरिडेटरी डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया भी क्या है, ये भी एक हेरिडेटरी डिजीज है। और इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया जो है ये भी एक वंशानुगत रोग है। और इसमें क्या है, रक्त का जो थक्का है, मतलब कि ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं होती। तो ये भी क्या है, एक वंशानुगत रोग है। और हेमोफीलिया को क्या कहते हैं, क्वींस डिजीज भी कहते हैं, क्वींस डिजीज भी कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक, क्वींस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले किस में हुई थी, क्वीन जो विक्टोरिया है, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया, उनमें देखा गया था, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, क्वीन डिजीज। तो मतलब ऊपर वाली थैलेसीमिया भी वंशानुगत है, ब्लड कलर ब्लाइंडनेस भी है, और हीमोफीलिया भी है। तो ऑप्शन क्या है, एनीमिया जो है वो एक हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी से हो जाता है ये एनीमिया, और इसमें मेनली आरबीसी की जो कमी होती है उससे क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो ये तो एक ये न्यूट्रिशनल डिजीज है, मतलब कि ये हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। अगर इसमें अगर और देखते हैं, अब जैसे कि ये मैंने साथ में बताया फैक्ट, तो
तो ये भी आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी किससे बनी होती है? हीमोग्लोबिन से। तो उसमें हीमो पार्ट हो वो क्या है? आयरन पार्ट है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। और प्रोटीन नहीं होती किसमें? ये थैलेसीमिया वाले रोगों वाले व्यक्तियों में जो ग्लोबिन प्रोटीन है। और ग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये होती नहीं है थैलेसीमिया वाले में। और ग्लोबिन प्रोटीन का अगर कार्य पूछा जाए कि ग्लोबिन करती क्या है, तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी कि आदान प्रदान करती है पूरी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी अगर जानकारी के लिए देखें तो आरबीसी है, आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? उसके अंदर होता है ग्लोबिन वो। ठीक है, और अगर बात करें ये कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो रेड और ग्रीन कलर जो है व्यक्ति नहीं देख पाता है। और हीमोग्लोबिन वाले, हीमोफीलिया वाले में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए कौन सा वो चाहिए? प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्रोम्बिन। ठीक ठीक है, तो ये चाहिए किसके लिए? ब्लड क्लॉट अगर होता है तो वो मेनली किसका काम है? प्रोथ्रोम्बिन का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज्ड एज ए रेडियो एक्टिव एजेंट इन एक्सरे इमेजिंग। मतलब कि निम्न में से जो कौन सा मेटल है उसका उपयोग किया जाता है जब रेडियो इमेजिंग की जाती है। रेडियो इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग में क्या होता क्या है? एंडोस्कोपी, यानी कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनका चित्र देखना या उनकी फोटो देखना, उसे क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी। अब इसमें देखते हैं कि एक्सरे ये कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बेरियम। ठीक है, तो बेरियम जो है ये यूज किया जाता है जिससे कि जो अंदर की एंडोस्कोपी करते हैं तो अंदर के ऑर्गन की जो पिक्चर्स है वो क्लीन आए, क्योंकि ये लाइट मतलब कि सही से आता है, इस वजह से ये बेरियम का यूज किया जाता है। और एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। ठीक है, रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। और अगर तो ये तो हो गया बी, तो सी तो हमारा आंसर सही हो गया। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है? जैसे कि थोरियम की बात कर लेते हैं। तो थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। केरला में जो मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड, उसमें क्या पाया जाता है? केरल में क्या पाया जाता है? थोरियम। ठीक है, और जो थोरियम तो पाया जाता है, और जो थोरियम है ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह भी यूज किया जाता है थोरियम। और केरल में नेचुरल रबड़ भी पाई जाती है, नेचुरल रबड़ जो है वो पाई जाती है। और नेचुरल रबड़ जो मिलती है वो क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है, यानी कि मुलायम होती है। अब मुलायम होती है तो वो टूट जाती है, मतलब कि कोई काम की नहीं रहेगी। तो उसके लिए सल्फर उसमें ऐड किया जाता है, सल्फर ऐड करके उसे मजबूत बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। ठीक है, वल्कनीकरण। तो सल्फर मिलाने से क्या होता है? जो नेचुरल रबड़ है वो हार्ड हो जाती है। और केरल के बारे में अगर और देखें तो केरल क्या है? एक स्पाइस सिटी है। ठीक, ये थोड़े जीएस की क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब लिथियम की बात करें तो लिथियम आयन बैटरियां होती हैं। लिथियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? बैटरी बनाने पे। ठीक है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है? 3। ओके, अगर बात करें यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? पेरी क्यूरी, हेनरी बैक्यूरल और मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक, तो इन्होंने क्या की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है।
और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट हमेशा बनता है लेड यानी कि पीबी। ओके, और ये यूरेनियम होता कितना है 235, ठीक है। और इसके और भी जो समस्थानिक भी होते हैं, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है यूरेनियम। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम जो है वो यूज करते हैं एंडोस्कोपी के लिए। नेक्स्ट है द वेब ऑफ द स्पाइडर मेड अप ऑफ, जो स्पाइडर मतलब मकड़ी का जाला है वो किससे बनता है, तो मकड़ी का जाला जो है वो प्रोटीन से बनता है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, पहले तो आंसर देख लिया। और अगर देखा जाए इसमें प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग देख लें, तो प्रोटीन जो है किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होना मस्ट है, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। क्यों, और मल्टीपल जो अमीनो एसिड वो जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो जुड़ते हैं अमीनो एसिड वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, वो एमाइड बॉन्ड से जो है वो जुड़ते हैं। ठीक, और प्रोटीन के बारे में अगर बात करें, प्रोटीन के बारे में और भी क्वेश्चन देख लें जो आते हैं। प्रोटीन की मात्रा अगर कम खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी से, उसमें क्या हो जाएंगे, दो रोग हो जाएंगे बॉडी में। क्या रोग हो जाएंगे, दो, एक क्वासरकर और एक मरासमर। क्वासरकर रोग जो है इसमें क्या होगा, जो ये अधिकतर किस में होता है, बच्चों में, और ये एडल्ट में यानी कि बड़ों में। ठीक, इनमें क्या होता है, जो मसल्स हैं जो वो लूज हो जाती हैं मसल्स, और इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पेट है, पेट बाहर आ जाता है, ये हो जाती है प्रोटीन की कमी से रोग। और अगर मसल्स की बात करें तो इसमें दो मायोसिन और एक्टिन, दो प्रोटीन पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम लोग, ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। ठीक, प्रोटीन के बारे में ये तो थोड़े से क्वेश्चन हैं जो याद आए वो मैंने बता दिए। उसके बाद अगर बात करें लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स यानी कि फैट, लिपिड्स को क्या कहते हैं, फैट। ठीक, और जो जहां जहां एडिपोज टिश्यू, अब टिश्यू क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू में क्या पाया जाता है क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ठीक, फैट, और 1 ग्राम अगर हम फैट खाएंगे तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट खाने से मिलेगी। और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वहाँ क्या होता है, फैट होता है। एडिपोज टिश्यू, अब टिश्यू बढ़ा गया तो टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू है ना, टिश्यू बनते किससे, सेल के ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि कई सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। और टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। ओके, तो ये हो गया फैट के बारे में। अगर हम लोग बात करें शुगर जो हम लोग, जैसे कि जो टेबल शुगर होती है, टेबल शुगर का नाम क्या है, टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं ना गरम में, तो उसका नाम होता है केन शुगर, केन शुगर भी उसका नाम होता है। और इसे सुक्रोज भी कहते हैं, और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का C12H22O11, ये क्या है, इसका टेबल शुगर या सुक्रोज का फार्मूला है। और अगर बात करें और शुगर के बारे में बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनती है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में अगर बात करें तो फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रूट्स में कौन सी शुगर पाई जाएगी, फ्रूट शुगर, ये फ्रक्टोज पाई जाएगी। और इसे क्या स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, और स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज को कहते हैं स्वीटेस्ट शुगर। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक जो इंस्टेंट एनर्जी देता है अपनी बॉडी को, इंस्टेंट
एनर्जी। और अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो एनर्जी हम लोगों को सबसे ज़्यादा किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से जो है हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम लोग देखें तो 50% ऑफ एनर्जी हम लोगों की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। ठीक है। और अगर प्रोटीन के बारे में करें, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्ब से 1 ग्राम खाने में हम लोगों को मिलती है 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा। ओके, तो ये हो गया डिस्कशन। ये जो बताया है इससे भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैंने बताए हैं। ठीक है, तो इनको जरूर नोट करें। क्वेश्चन में तो एक ही आंसर है जो कि बी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस ऑफ वाटर ए लेक पॉन्ड इज कॉल्ड। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी झील या तालाब की सतह पर ढकने वाले पादप प्लवक के तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इनके तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को कहते क्या है? तो इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है? जो एल्गी है, एल्गी है, एल्गी है, वो क्या है? एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई ये पॉन्ड है, ठीक है। अब पॉन्ड में क्या हुआ? ये पूरे में क्या होगा? यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, यानी कि पूरी एल्गी जो है वो जम जाएगी पूरे ऊपर साइड। और ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है, यानी कि खनिज की मात्रा जो है वो वो क्या है? बढ़ गई है। इस वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है, इनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर की मात्रा डालते हैं तो क्या होता है? एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम होने से क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन जो है हो जाएगा। और जब यूट्रोफिकेशन हो जाएगा मतलब कि इसके तालाब के पानी के ऊपर पूरी काई आ जाएगी, तो क्या होगा? इस पे क्या होगा? जैसे कि ये सन है, सन से जो भी लाइट आएगी, सन से जो भी लाइट आएगी वो इसके अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? सनलाइट जो है उसकी कमी हो जाएगी। और क्या होगा? जो इसके अंदर जीव है, अब इसके अंदर जीव भी रहते हैं ना, मतलब तालाब के अंदर तो जीव भी होते हैं। तो जीव जो है, जीव क्या होंगे? उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? जो वो कम हो जाएगी। नीचे जो ऑक्सीजन है उनकी कम हो जाएगी, जो उनके नीचे है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन डिमांड नहीं, ये तो बढ़ जाएगी। और जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व थी वो क्या हो गई? वो कम हो गई। अब ऑक्सीजन डिजॉल्व थी पानी के अंदर, वो तो कम हो गई क्योंकि ऊपर से अब आ ही नहीं रही है ना, ऊपर तो ये एल्गल ब्लूम हो गया, यानी कि यूट्रोफिकेशन हो गया। तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो बीओडी है, बीओडी क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होगी? ये बीओडी बढ़ जाएगी। मतलब कि अब अंदर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो तो कम हो गई, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट है, किसके? यूट्रोफिकेशन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और वाटर पोल्यूशन इसका एक कारण रहेगा जिससे कि ये एल्गल ब्लूम होगा या यूट्रोफिकेशन होगा। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो एपरेंट मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड फॉर। तो एपरेंट मैग्नीट्यूड जो है वो किससे रिलेट करता है? एपरेंट मैग्नीट्यूड यानी कि स्पष्ट परिमाण किससे संबंधित है? तो ये है तारे की चमक से। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, तारे का चमकना क्या होता है? ब्राइटनिंग ऑफ स्टार या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो जितना ज़्यादा ये होगा चमक, जितनी सितारे की चमक जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एपरेंट मैग्नीट्यूड जो है वो
कम होगा। तो ये इसका रिलेशन है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया। नेक्स्ट है कि साइकिल ट्यूब का अचानक फटना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो साइकिल का जो ट्यूब है, ठीक, साइकिल का जो ट्यूब है उसमें क्या है, एयर भरी है। एयर कौन सी भरी है, यहाँ पे भरी है नाइट्रोजन। मतलब कि गाड़ी के टायरों में कौन सी एयर भरी जाती है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, नाइट्रोजन। ठीक, और जो पैकेट होते हैं चिप्स के पैकेट, लेज कुरकुरे चिप्स के पैकेट होते हैं, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन ही भरा रहता है। और अगर बात करें जो एक एंटी, जैसे कि चिप्स के पैकेट है उनमें नाइट्रोजन होता है, और जो एयर है वो क्या होती है, नाइट्रोजन। पहले आंसर लगा लेते हैं। तो नाइट्रोजन भरी होती है। तो इसमें होता क्या है, अगर ये फट गया तो क्या होगा, नो हीट एडिड, इसमें कोई हीट एडिड भी नहीं हुई, और ना यहाँ से कोई सब्सट्रैक्ट हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है, जिसमें कि कोई भी हीट ना एडेड हो ना सब्सट्रैक्ट हो, तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ट्यूब का फटना एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे N2। N2 कहाँ पे होता है, चिप्स में। ठीक, और प्रिजर्वेशन में क्या यूज होता है, प्रिजर्वेशन मतलब कि किसी चीज का प्रिजर्व करना, उसमें यूज होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के बारे में अगर हम देखें तो ये तो कहीं नहीं पूछा है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, इसके सिंगल कार्बन जो ऊपर वाला है उस पर एसिड फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, तो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो क्या हुआ, इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता किस प्रयोग से चला। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन असर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब किसके एक्सपेरिमेंट से जो है वो इसका पता चला। किसका, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ना, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है ना इलेक्ट्रॉन का जो वो है चक्रण, स्पिन। तो ये किसने बताया था, तो ये बताया था स्टर्न एंड ग्लीच ने जो है वो बताया था, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टर्न एंड ग्लीच, मतलब कि ये तो याद ही करना है कि ये प्रयोग किसने किया था, है। तो ये है स्टर्न एंड ग्लीच। अगर कैवेंडिश की बात करें तो कैवेंडिश ने हमें क्या बताया था, जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में किसने बताया था, कैवेंडिश ने जो है वो हम लोगों को बताया था। ठीक, तो बी सी इज द राइट आंसर। और बाकी अगर और भी क्वेश्चन ये बेसिक सा है, सबको ही पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब नेक्स्ट है चुंबकीय परागम्यता का व्युत्क्रम क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज, मतलब कि जो चुंबकीय परागम्यता है, मतलब कि रेसिप्रोकलिटी, ये समझ लो कि इसका रिवर्स क्या है। तो चुंबकीय परागम्यता होता क्या है कि कितना चुंबक, मतलब कि कितना चुंबकत्व है उसके अंदर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, तो उसका रेसिप्रोकल पूछा। तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है रिलेक्टिविटी। ठीक है, रिलेक्टिविटी जो है वो आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए इसका उत्तर सही होगा। और जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इसका क्या होता है, हेनरी मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल्स टू, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल्स टू, ये होता है 1 मोल जो है किसका, ऑक्सीजन का। तो
इसका आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब ये पूछ रहा है मोल, मोल एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर, मतलब कि इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पॉइंट, मतलब एक मोल में इतना होता है, तो ऑक्सीजन की एक मोल में भी इतना होगा। अगर परमाणु पूछेंगे तो परमाणु वाला, परमाणु ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी कैसे होती है, O के 2 मॉलिक्यूल मिला के, ठीक है, परमाणु 2 मिला के होता है ना, तो इसमें 2 इंटू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु ऑक्सीजन की। तो ए इज द राइट आंसर। और अगर ऑक्सीजन में अगर बात करें, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा अगर देख लें, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है, और अगर परमाणु क्रमांक तो 8 है, और ये वातावरण में कितना 21% जो है वो पाई जाती है, क्या, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है ये अर्थ क्रस्ट में कौन से नंबर पाई जाती है, सबसे पहला पाई जाती है एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे जो है, नहीं, अर्थ क्रस्ट में जो है वो सबसे पहला एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन ये पाया जाता है। ये चलो ये नोट करो, अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में 21% पाई जाती है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और अगर ऑक्सीजन की परमाणु विन्यास की बात करें तो 2 6 होता है, ठीक है, 2 इंटू मतलब 2 6, जो 2 8 18 32 जो है, जो परमाणु क्रमांक है KLMN पद्धति से जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें 2 इंटू 6 भरते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इस पे क्या होगा, 2 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, -2। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के कानून के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सही नहीं है। अब मास कंजर्वेशन पूछ रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट। मतलब कि अगर 2CO2 प्लस H2O अगर ऐसा है, यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 हो गए इस साइड, तो इस साइड भी ऑक्सीजन जो है वो 5 ही होने चाहिए टोटल मिला के जो भी बने प्रोडक्ट में, ठीक। ये है एक तरीके से मास कंजर्वेशन। तो देखते हैं, पहला है 2 MgSO2, ये 2 Mg है, मतलब कि मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें भी सेम है, मतलब कि ये तो सही है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये तो सही है। दूसरा है C3H10H8 और प्लस O2, तो इसमें क्या हो गया, CO2 प्लस H2, तो इसमें तो C3 तो है ही नहीं, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन, जो पिग आयरन में है वो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अधिकतम सीमा की अशुद्धता पाती है, तो इसमें कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा अशुद्धता पाई जाती है। और सबसे हाई क्वालिटी आयरन कौन सा होता है, वो होता है रॉट आयरन, ठीक है। और आयरन की और कौन सी होती है, हेमेटाइट, लेमेनाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट यानी कि FeS2, ओके। और ठीक है, और ये अगर इसमें बात करें तो फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, माचिस में जो है रेड फॉस्फोरस मिलता है। और मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो मीजोफिल सेल्स है ना,
मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। मीजोफाइल सेल्स में जो है वो पाया जाता है क्या, मैग्नीशियम एटम सेंटर में, क्लोरोफिल में मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। और अगर बात करें सिलिकॉन की, जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, और कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, और इसकी 4 वैलेंसी रहती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं फ्री फॉर्म में। और अगर बात करें तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, बस इतना ही बहुत है, वीडियो लंबा हो रहा है। और फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर यानी कि ट्रैंकुलाइजर का मतलब क्या होता है, जो शांत करने वाली दवाएं कौन सी होती है, तो इसमें होती है वैलियम, जो है वैलियम जो है वो शांत करने वाली दवा है। अगर प्रोमेथोजिन की इसकी बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, हिस्टामिन ड्रग यानी कि एंटी एलर्जिक जो है वो ड्रग है, एंटी एलर्जिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग विद द साइनाइड आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाई। सोने चांदी का निष्कर्षण में साइनाइड आयन के साथ ब्लीचिंग शामिल है, चांदी के बाद डैश द्वारा पुनः प्राप्त की जाती है। मतलब कि किससे प्रस्तापित होकर साइनाइड जो है वो गोल्ड और सिल्वर का जो है एक्सट्रैक्शन उससे किया जाता है, तो वो किया जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक के द्वारा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक के द्वारा। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी इम्प्योरिटी है उसको लिक्विड है, इम्प्योर लिक्विड है, उसे क्या है लिक्विड को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट करना, और वेपर को कंडेंस करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, लिक्विड से क्या हुआ कि इसमें इम्प्योरिटी तो ऊपर जाएंगी नहीं, ऊपर केवल प्योर वाटर जाएगा, तो प्योर वाटर जो ऊपर वेपर की फॉर्म में जाएगा उसे क्या हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके और वेपर फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और वो उसे कंडेंस कर देंगे, कंडेंस यानी कि उसे ठंडा कर देंगे, ठंडा करके क्या वापस हमें लिक्विड मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये इम्प्योरिटी जो है लिक्विड की वो दूर हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, intake of which of the following food component should minimized by the patient having gouty arthritis due to the elevated serum uric acid level। मतलब कि ये है गाउटी आर्थराइटिस निम्न में से किस एसिड को खाने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे कि क्या यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है न्यूक्लिक एसिड के खाने से क्या होता है, गाउटी अर्थराइटिस, यानी कि जो घुटने या जो जोड़ हैं उनमें क्या होगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगेंगे, जिससे कि पेन होने लगेगा। जैसे कि बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, पेन होता है, तो अर्थराइटिस यानी कि गठिया में क्या होता है, यूरिक एसिड उनका जम जाता है जॉइंट्स पे और क्रिस्टल फॉर्म में, जिससे कि पेन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया यूरिक एसिड, इसका आंसर क्या हो गया, यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर सीन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब कि निम्न में से किसमें जो है वो क्या पाए जाते हैं, डाइएस्टर बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं डीएनए में और आरएनए में। मतलब कि 1 and 4 जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। 1 and 4 कौन सा है, 1 and 4, मतलब कि सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए आरएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें पेंटोज शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं ना, तो ये पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, तो इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इसी में क्या पाए जाते हैं, डाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है,
फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये जो डीएनए आरएनए में ये 3 चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है? बेस पेयर किसके पाए जाते हैं? एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये तो डीएनए में पाए जाते हैं। और एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये आरएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में। ठीक, ये डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए आरएनए क्या है? फिंगरप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें थायमिन और यूरासिल का बस अंतर है डीएनए और आरएनए में। और डीएनए आरएनए, पहली बात तो डीएनए क्या है? राइट हैंडेड होते हैं, मतलब कि राइट हैंडेड मतलब कि सीधी साइड से होंगे। और जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होते हैं, उनमें डबल हेलिक्स होते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए की अगर और भी बात करें तो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने जो है इनकी क्या की थी? खोज की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए जो है कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए जो है 3 जगह पे पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां पे पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं। और यहाँ पे एटीपी बनता है, इस वजह से। एटीपी क्या है? एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए आरएनए। बाकी आरएनए डीएनए के बारे में पूरा एक लेक्चर में करूंगा बाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच मॉस्किटो कैरी द जीका वायरस? मतलब निम्न में से कौन सा है जो जीका वायरस फैलाता है? कौन सा मॉस्किटो? तो वो है एडीज इजिप्टे। एडीज इजिप्टे जो है वो वायरस क्या करता है? वो जीका वायरस फैलाता है। और एडीज इजिप्टे से क्या होता है? डेंगू भी होता है। डेंगू जिसे क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, और एडीज इजिप्टी से ही क्या होता है? चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया जो है किससे होता है? एडीज इजिप्टी से ही होता है। और अगर बात करें एनोफ्लीस, इससे क्या होता है? मलेरिया। तो बी तो हो गया आंसर। इससे क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया जिसमें आरबीसी और लिवर जो है उन पे इफेक्ट पड़ता है। और मादा इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? मलेरिया। और क्यूलेक्स से क्या होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस, मतलब दिमागी बुखार। जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस जो किससे होता है? वो क्यूलस मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रूट कैप ड्राइव फ्रॉम की जो रूट कैप है वो किससे जो है ड्राइव्ड होती है? मतलब रूट कैप से लिया गया है। रूट कैप कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डर्माटोजोन, की कैलिप्ट्रोजोन या प्रोटोडर्म या हिस्टोडर्म। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा जो है बी इज द राइट आंसर। जो कैलिप्टोजन है वहां से ड्राइव होता है क्या? रूट का कैप। जो रूट होती हैं, जड़ होती हैं, उनका कैप जो है वो ड्राइव किया जाता है किससे? कैलिप्टोजन से, और जो सॉइल से क्रिया करके ये करता है। सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क वॉर्म फीड ऑन। सिल्क वॉर्म जो है वो क्या भोजन करते हैं? तो ये मलबरी सिल्क होते हैं ना, मलबरी की पत्तियां जो है वो खाते हैं। तो सहतूत की पत्तियां। और सिल्क वॉर्म की स्टडी को क्या कहते हैं? इनके पालने के कल्चर को कहते हैं सेरी कल्चर जो है वो कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। ओके, सिल्क वॉर्म के पालने को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसके बारे में और भी देख लें इस क्वेश्चन में, चलो और देख लें सिल्क वॉर्म के पालने को सेरीकल्चर। और अगर पूछ लें सिल्वर कल्चर और देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर अगर है, सिल्वर फाइबर क्या होता है? कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के लिए। और अगर सिल्वर अकेला पूछा जाए, सिल्वर क्या है? ये किसके लिए? सिल्वर अकेला एग के लिए। ठीक है,
ग्रे और पिसीकल्चर, पिसीकल्चर जो है, पिसीकल्चर, और ये मछली पालन के लिए, मछली पालन के, और स्टडी किसके क्या कहलाती है मछली की, इस्टियोलॉजी, इस्टियोलॉजी। और इसके रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। इसके लिए जो रेवोल्यूशन आया था वो ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ठीक है, इतना रखते हैं। बस, तो डी इज द राइट आंसर। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।